आपका कंफ्यूजन है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एमीटर को सीरीज में ही क्यों लगाएंगे हम। एमीटर को सीरीज में ही क्यों लगाएंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाएंगे। और अगर उल्टा उल्टा कर दें, मान लो आप पैरेलल में लगा दो किसे, गैल एमीटर को, और सीरीज में लगा दो वोल्ट मीटर को, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पर या पूरे सर्किट पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा सीरीज में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है। सीधी सी बात है, एमीटर से आप नापते हैं करंट, एमीटर से आप मेजर करते हैं करंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है। सिंपल सा फैक्ट है क्या, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। एक सीधा आंसर तो ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, तो इसलिए हमने सीरीज में लगाना है। मतलब एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। यहां से करंट चल रही है, ठीक है। सपोज यहां से करंट चली 3 एम्पियर। मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस R1 में गई 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस R2 में गई 1 एम्पियर, और यहाँ किरचॉफ लॉ से जुड़ करके फिर क्या हो गई, फिर से 3 एम्पियर हो गई R3 में। अब ध्यान से देखना, आप जानना चाहते हैं कि R1 में कितनी करंट फ्लो कर रही है, R1 में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो आपको गैल्वेनोमीटर R1 के सीरीज में डालना पड़ेगा, ताकि ताकि R1 में जाने वाली सारी की सारी करंट उसी गैल्वेनोमीटर से पास हो। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्ट मीटर, एमिट वोल्ट गैल एमीटर है, ये तो अपने अंदर से जाने वाली करंट पास। भाई ये एमीटर है आपका, एमीटर किस करंट को मेजर कर रहा है, एमीटर तो उस करंट को मेजर कर रहा है जो खुद इसके अंदर से पास हो रही है, जो खुद इसके अंदर से जा रही है उसे मेजर कर रहा है ये। और आपको चाहिए करंट कौन सी वाली, आपको चाहिए कि R1 में कितनी करंट है। तो फिर सीधी बात यह है कि R1 के थ्रू जाने वाली करंट को ही आपके एमीटर से पास होना चाहिए, तभी तो एमीटर शो करेगा। एमीटर कौन सी करंट शो कर रहा है, एमीटर तो वो शो कर रहा है जो खुद इसके अंदर से पास हो रही है। तो फिर R1 में जाने वाली करंट ही जानी चाहिए किसमें, एमीटर में। और ये कब जाएगी, ये तब जाएगी जब आप यहाँ एमीटर सीरीज में लगा दोगे। ये बात क्लियर है या नहीं है। एमीटर करंट नापता है वो जो इसके अंदर से जा रही है, और आपको करंट मेजर करनी है वो जो R1 के थ्रू जा रही है। तो R1 के थ्रू जाने वाली करंट ही आपके वोल्ट एमीटर के थ्रू जानी चाहिए, तभी ये एमीटर नापेगा। और कैसे जाएगी, जब आप इसके बीच में रास्ता तोड़ करके और बीच में एक एमीटर डाल देंगे, तो रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जाने वाली करंट ही एम्पियर मीटर के थ्रू जाएगी, और एम्पियर मीटर बता देगा कि R1 में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। ये बात यहां तक की क्लियर है या नहीं। तो ये जो यस रेड, सर, हो गया। ये रेड वाला है आपका, रेड वाला एमीटर, जो ये रेड वाला है, ये करंट रिप्रेजेंट करेगा करंट इन R1। अब आपको चाहिए कि करंट आपको R2 में पास करनी है, तो एमीटर तो उस करंट को मेजर करता है जो खुद इसके अंदर से पास हो रही है। तो इसका मतलब R1 के थ्रू जाने वाली करंट को आपके एमीटर के थ्रू पास होना चाहिए। कब पास होगा, जब आप ये सीरीज में डाल देंगे। सीरीज देखिए ध्यान से, सीरीज में 4 इंस्ट्रूमेंट 10 इंस्ट्रूमेंट लगा दो आप, केवल एक ही रास्ता अवेलेबल होता है करंट को। तो R2 में जाने वाली सारी करंट को सिर्फ एक ही रास्ता है, ये एमीटर के थ्रू जाना पड़ेगा इसको। द करंट थ्रू R1 हैज टू पास थ्रू दिस एमीटर, and hence emitter will measure all the current through the resistance R2। तो जो ये मैंने ग्रीन बना दिया, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये शो करेगा करंट इन R2। अब आप चाहते हैं कि करंट R3 में कितनी करंट जा रही है, इसे आप कैसे मेजर करेंगे।
तो फिर एमीटर को आपने ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि R3 से जाने वाली सारी करंट एमीटर से जाए, R3 से जाने वाली करंट एमीटर से जाए। और ये कब पॉसिबल है? जब आप सीरीज में डाल देंगे। तो ये जो आप ब्लू वाला मैंने एमीटर बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट इन R3। जिस पार्ट में भी आपको करंट चाहिए, सर्किट के जिस पार्ट में भी आपको करंट चाहिए, उसी पार्ट में आपको एमीटर लगाना पड़ेगा। जिस रास्ते पर, मैं पार्ट भी नहीं, मैं सीधे सीधी बात कर रहा हूँ, जिस पाथ पर आपको करंट मेजर करनी है, बस उसी पाथ के उसी उसी रास्ते में आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी गलियां हैं, एक गली ये रही, दो गली ये रही, आप जानना चाहते हो सुबह शाम तक यहाँ पर कितने आदमी गुजरे। तो इस आपको कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी ना कि हर आदमी गुजरने से हर बार एक काउंट बढ़ जाए। जो आदमी गुजर रहे हैं, यहाँ आपको एक दरवाजा लगाना पड़ेगा, काउंटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से इस गली में जा रहे हैं वो इस रास्ते से, इस काउंटर से होके जाए, तभी तो काउंटिंग हो पाएगी उनकी। तो अगर आपको R1 में करंट चाहिए तो आप आर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा कि R1 वाली करंट को पास होना पड़े, जबरदस्ती पास होना पड़े एमीटर से। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप एमीटर को R1 के रास्ते में डाल देंगे। तो R1 के रास्ते में आपने एमीटर डाल दिया, एमीटर के थ्रू करंट का पास हो गया, पासेज हो गया यहाँ से। अब एमीटर ने बता दिया R1 में कितनी करंट है। क्यों? क्योंकि एमीटर तो वो करंट रिप्रेजेंट करता है जो इस खुद इसके अंदर से पास हो रही है। और आपने कुछ ऐसा जुगाड़बाजी कर दी कि एमीटर के अंदर से वही करंट पास हो रही जो करंट R1 में थी, तो R1 की करंट को इसने शो कर दिया। जिस पाथ पर भी आपको करंट चाहिए, बस उस पाथ के दो सिरे तोड़ो और इनके बीच में लगा दो एमीटर। इस तरह से लगाना होता है एमीटर, कि एमीटर का पॉजिटिव सिरा आपके बैटरी के पॉजिटिव की तरफ रहे, और घूम फिर करके जिधर आपका बैटरी निगेटिव जुड़ा हुआ हो उधर आपका एमीटर का निगेटिव जुड़ा रहे। ये तो हुआ सीरीज में लगाने के लिए बात। और यहीं से फिर वही बात क्लियर आती है कि जब सीरीज में लगाएंगे तो इसका खुद का अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो फिर ये करंट को यहाँ डिक्रीज कर देगा। एमीटर कभी भी रियल रीडिंग नहीं दे सकता, रियल करंट नहीं बता सकता, ये रियल करंट से थोड़ी सी कम ही बताएगा। अगर R1 में बिना एमीटर के करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, तो एमीटर डालते ही ये R1 में फ्लो होने वाली करंट लेस देन 2 एम्पियर हो जाएगी अपने आप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ना ये। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, 99% बच्चों को होता है कि जी ये 2 एम्पियर की करंट आ रही है R1 में, अब ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये अब एमीटर के थ्रू करंट करंट कम हो जाएगी, R1 में तो उतनी रहेगी लेकिन यहाँ कर कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगा भाई? ये तो नेचर का लॉ ही वॉइड हो जाएगा, नेचर का लॉ ही खत्म हो जाएगा यहाँ तो। करंट का फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आगे आगे जाएगा। यहाँ कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, यहाँ खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि रेजिस्टेंस में इसमें से करंट आ रही है 2 एम्पियर, और इस एम्पियर मीटर ने थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस और शो करा, तो इसने करंट को घटा दिया, घटा के कितना कर दिया? 1.9 एम्पियर कर दिया। तो 0.1 एम्पियर कहाँ गई भाई? यहाँ पे 0.1 एम्पियर का जो चार्ज है, जो 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है, वो चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज ना खत्म हो सकता, ना डिस्ट्रॉय हो सकता, ना बन सकता। तो अगर आप सीरीज में कोई एक नई चीज डाल देते हैं तो उस पूरे रास्ते पर करंट कम हो जाती है। अगर आपने यहाँ एमीटर डाल दिया, एमीटर ने कुछ अपना रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो ऐसा नहीं कि इस एमीटर के अंदर करंट 2 एम्पियर से कम हो जाएगी। इस एमीटर के आगे पीछे इस पूरे रास्ते पर जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, इस पूरे रास्ते पर ही करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बात हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। कहाँ, जब हमने सीरीज वीरीज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पढ़े थे तब वहाँ डिटेल स्टडी की थी, लेकिन होता है सब। तो फिर ये मच डिजायर्ड प्रॉपर्टी है एमीटर की कि इसका अपना रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना कम हो जाए। जितना कम होगा उतना ही कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, उतना ही ये करंट में छेड़छाड़ कम करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, आइडियल कंडीशन में एमीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, तो ये इस पूरे रास्ते में आने वाले पूरे टोटल रेजिस्टेंस में चेंज नहीं करेगा, R1 का R1 ही रहेगा। जब रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा तो करंट में चेंज नहीं होगा, तब ये करेक्ट करेक्ट रीडिंग दिखाएगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस या एमीटर का वोल्टमीटर का जीरो हो जाए। तो फिर जीरो हो नहीं सकता, तो फिर एमीटर का रेजिस्टेंस हम कम से कम रखते हैं। आपको ये बात क्लियर होगी कि रेजिस्टेंस कम क्यों रखा जाता है इसका, और क्यों इसे सीरीज में लगाना है।
सीधी सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही तो करंट सेम होते हैं। आपने R1 का करंट नापना है तो R1 के सीरीज में लगाना पड़ेगा, ताकि R1 में और एम्पियर मीटर में करंट सेम रहे। जो करंट R1 में वही करंट एम्पियर मीटर में रहे, तब ये आपको बता देगा एम्पियर मीटर कि R1 में कितनी करंट का फ्लो हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं। वही सर्किट में फिर से बना रहा हूँ, वही सर्किट में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये R1 है, ये R2 है, और फिर मैंने इससे लगाया हुआ है क्या, R3। ठीक है, ये मेरी पीछे से करंट है आई। अगर मुझे चाहिए R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंट्स के बीच चाहिए, तो फिर हमने सीधी बात है, यहाँ जोड़ लगाएंगे, एक तार निकालेंगे, एक जोड़ लगाएंगे, तार निकालेंगे, और इन दोनों तारों के बीच में वोल्ट मीटर डाल देंगे। इस तरह से डाल देंगे कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी रहे, और निगेटिव सिरा वहां रहे जहां घूम फिर करके बैटरी का आपका निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। अब पैरेलल में क्यों लगा दिया गया, क्योंकि पैरेलल में ही तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपको चाहिए कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो R1, अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये वोल्ट मीटर ना हो तो R1 और R2 आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम है, तो फिर R1 के अक्रॉस नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट को भी इसी के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? सीरीज में करंट सेम था, तो जो करंट R1 में जा रही है उस करंट को पास कराना आपने, वही सारी करंट जानी चाहिए आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। और वो कब पॉसिबल है, जब सीरीज में आपने लगा दिया मीटर को, तो R1 में जाने वाली सारी करंट एमीटर से जाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर, R1 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, तो फिर आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा R1 के पैरेलल। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी ये वोल्ट मीटर R2 का पोटेंशियल डिफरेंस भी शो कर देगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आपने R1 के सीरीज में डाला एम्पियर मीटर को, तो एम्पियर मीटर केवल R1 की करंट को शो करेगा। R2 की करंट को शो करने के लिए, मेजर करने के लिए आपने R2 के सीरीज में डालना है। लेकिन यहाँ, क्योंकि अब ये तीनों वोल्ट मीटर R1 एंड R2 तीनों के तीनों आपके किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस R2 का, उतना ही R1 का, उतना ही वोल्ट वोल्ट का। वोल्ट मीटर एक्चुअली कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर वो नापता है जो इसके अपने खुद के सिरों के अक्रॉस बन रहा है, और इसके सिरों के अक्रॉस, और वोल्ट मीटर के एंड्स के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस R1 के एंड्स के अक्रॉस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। इसलिए वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। और ये बात हम पहले ही समझ लिए, जब पैरेलल में लगाए तो ओवरऑल ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा तो करंट चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर भी कभी कभी करेक्ट रीडिंग नहीं दे सकता, करेक्ट वोल्टेज नहीं बता सकता है कभी भी। ये हमेशा जितने करेक्ट वोल्टेज है उससे थोड़ा सा कम ही बताएगा। कब पॉसिबल है, जब आपके वोल्ट मीटर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, लेकिन इसका इन्फिनिटी कर देंगे तो करंट जाएगी नहीं वोल्ट मीटर में। करंट वोल्ट मीटर में नहीं जाएगी तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, फिर उसका काम ही नहीं करेगा। और इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो क्या करें, जितना ज्यादा हो सके उतना रखो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1000 ओम हो सके तो 1000 ओम कर दो, 1000 ओम से भी ज्यादा अगर आप कर सकते हो, 50,000 ओम कर सकते हो तो 50,000 ओम कर दो इसका रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ऊंचा होगा उतना ही कम इफेक्ट डालेगा ये सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस पर, उतना ही कम इफेक्ट डालेगा सर्किट की करंट पर, और उतना ही कम इफेक्ट डालेगा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस पर। हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ रखा, पोटेंशियोमीटर। याद कीजिए, आपसे ये कहा था कि जब क्लासेस लग जाएंगी तब क्लास में बताऊंगा आपको क्या, यस पोटेंशियो। सर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह से काम करता है। एक ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम हो जाता है, इनफाइनाइट ओम हो जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे, इसे पूरे को पढ़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। क्योंकि देखो, वोल्ट मीटर की सुई को चलने के लिए, वोल्ट मीटर की कॉइल में डिफ्लेक्शन आने के लिए कुछ तो करंट इसको ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने अंदर, हल्की फुल्की सी करंट हो भले ही। लेकिन वोल्ट पोटेंशियोमीटर आप खुद सर्किट से कुछ भी करंट नहीं लेता, इसका अपना एक सोर्स अलग होता है।
तो इसलिए ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह से बिहेव कर जाता है। अब सवाल पैदा होता है आपके वाला कि अगर आपने एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा। एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा। हम एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। R1 आपका 100 ओम है, R2 आपका 200 ओम है जो पीछे मैंने बना रखा है, और R3 आपका सपोज 500 ओम है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, गलती से मैंने एम्पियर मीटर को डाल दिया, किसमें डाल दिया, पैरेलल में डाल दिया। पैरेलल में डाल दिया एम्पियर मीटर को। इसका अपना एम्पियर मीटर का शंट के साथ रेजिस्टेंस याद कीजिए, जो हमने पीछे शंट के साथ ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला था एम्पियर मीटर का, शंट के साथ में हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड किया था एम्पियर मीटर का। ये हमने कहा था कि शंट जो है 1 ओम का शंट हमें डालना है, किसमें, 500 ओम के गैल्वेनोमीटर में। तो 1 ओम और 1 ओम और 500 ओम जब आ गए तो एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ये था, ये निकाला था मैंने। इट इज लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम, स्लाइटली लेस देन 1 ओम, जिसको मैंने 1 ओम ले लिया था अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखना जरा ध्यान से, ये वाला एमीटर मैंने डाल दिया, कहाँ डाल दिया, ये एमीटर मैंने गलती से लगा दिया, किस, कहाँ लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, जिसका कि अपना रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो जो पीछे से जो करंट आ रही थी, जो पीछे से करंट आ रही थी, जिसे मैं कह रहा था क्या कि 2 एम्पियर 1 ओम जा रही है, 1 एम्पियर यहाँ जा रही है, तो ये इस करंट को अब 100 ओम और 200 ओम से कहीं ज्यादा आसान रास्ता मिल रहा है, किसके थ्रू, 1 ओम के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द एमीटर, और ये R1 R2 इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फिर से प्रॉब्लम आ गई है आज ये। चलो एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, 9:35 हो रहे हैं, 5 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास भी होने वाली है। ठीक है।